पेशेंट्स जब डिलीवर करता था तो उसकी केयर करने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। बेबी को संभालना, उसकी केयर करना। तो अब क्या हो गया, अब न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पेशेंट की सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो इतना एग्जॉस्टेड होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उसके कारण से उसको एक तरह से डिप्रेशन सा आने लगता है। एग्जॉस्ट रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी तो वो दिखेगा, मतलब प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट कैसे करता है? पोस्टमार्टम साइकोसिस के रूप में। ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਥ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो उनको पता नहीं होता किस तरह से बैठना होता है, कैसे उठना होता है, वो तो हम अच्छी तरह समझा देते, फिर भी वो भूल जाते हैं। ਸੋ ਟਰੋਮਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? बेसिकली ट्रॉमा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई बात नहीं समझता कि उसको पेन भी हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, वेजाइनल या फिर अगर सिजेरियन हुआ है तो उसमें पेन हो रहा है। ठीक है, खाना प्रॉपर मिल नहीं रहा है, पानी वो पी नहीं रही है, अपनी केयर पे ध्यान नहीं दे रही है। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਥ ਟਰਾਮਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਬੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਦਰਹੁੱਡ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਮ, ਬਰਥ ਟਰਾਮਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बेसिकली क्या होता है कि पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और कंबाइंड फैमिली थी। तो पेशेंट्स जब डिलीवर करता था तो उसकी केयर करने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। बेबी को संभालना, उसकी केयर करना। तो अब क्या हो गया, अब न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, पेशेंट की सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता। प्लस क्या होता है कि बेबी जो है स्टार्टिंग में रात में जागता है और थोड़े 2-2 घंटे पे उसको फीड कराना पड़ता है, क्योंकि बेबी क्या होता है कि जैसे ही फीड किया, शूशु पोटी किया, उसका पेट एम्प्टी हो जाता है, फिर वो दोबारा से क्राई करने लगता है, या फिर उसको दोबारा भूख लगने लग जाती है, फिर वो दोबारा फीड लेने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो टिपिकली पेशेंट जब हमारे पास आता है तो इतना एग्जॉस्टेड होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उसके कारण से उसको एक तरह से डिप्रेशन सा आने लगता है, जिसे कि पोस्टमार्टम साइकोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है कि हम पेशेंट से यही बोलते हैं, उनके रिलेटिव्स को यही समझाते हैं कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेबी सो रहा है तो आप भी सो जाइएगा। ऐसे नहीं कि रात में तो वो बेबी के साथ लगे हुए हैं, दिन में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर पे रिलेटिव्स आते रहते हैं, कोई विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा उससे क्या होता है, पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है। जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, नींद पूरी नहीं होगी, तो वो दिखेगा, मतलब प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट कैसे करता है? वो पोस्टमार्टम साइकोसिस के रूप में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अभी भी हमें, मतलब पेशेंट को समझना चाहिए कि भाई 1 या 2 बेबी होते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, तो वो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਥ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। बेसिकली क्या होता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो स्टिचेस भी पेनफुल होते हैं, तो उसमें कभी कभी ये होता है, उनको पता नहीं होता किस तरह से बैठना होता है, कैसे उठना होता है, वो तो हम अच्छी तरह समझा देते, फिर भी वो भूल जाते हैं। एक सिट्स बात होते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई मतलब 3 टाइम्स उसको गर्म पानी के टब में बैठना है, पर वो क्या होता है कि बच्चे के चक्कर में वो अपनी केयर करना भूल जाती है, तो उसकी वजह से स्टिचेस में पेन ज़्यादा रहने लगता है। फिर पेशेंट को ये भी हो सकता है कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो, या फिर वो जो पैड यूज़ कर रही है उससे उसको इरिटेशन हो जाए, एसोसिएटेड फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो वो भी दिक्कत आ सकती है। फिर वो डाइट क्या होता है कि ये एक मिथ होता है कि खाना ये नहीं देना, वो नहीं देना, ये खाएगी तो बच्चे को गैस बन जाएगी, ये सारे मिथ होते हैं। तो उसको बस खाली दाल, खिचड़ी, दलिया ये सब खिलाते रहते हैं, रोटी, मतलब प्रॉपर जो मील होता है हमारा, न्यूट्रिशियस डाइट होती है, वो नहीं देते हैं। जब न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलेगी तो पेशेंट को क्या होगा, वीकनेस आएगी।
वीकनेस आएगी, पानी पीने के लिए हम बोलते हैं, वो कहते हैं पानी से पेट फूल जाता है, तो वो नहीं देते हैं। तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें फ्लूइड्स की इंटेक हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए, जो कि क्या होता है कि वो मना कर देते हैं कि पानी नहीं पीना है, ये वाली डाइट खानी है, अभी आप कच्चा है, डाइजेस्ट नहीं करेगी, ये सब चीज़ें, ये मिथ होते हैं। तो वो सब चीज़ पेशेंट्स हमें बताते हैं आके कि हमारे रिलेटिव्स को बोल दो कि हमें प्रॉपर खाना दे। तो ऐसी वाली हालत होती है। किसी के घर में तो सही है, पर 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो, उनको समझ नहीं आता कि ये चीज़ें नॉर्मल है, कि नॉर्मल डाइट देने से ही उसको रिकवर जल्दी फास्ट करेगी। ये होता है। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਟਰਾਮਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਥ ਟਰਾਮਾ, ਸੋ ਟਰਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? बेसिकली ट्रॉमा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई बात नहीं समझता। मतलब जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अब वो कोई समझता नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होती थी, 6-7 डिलीवरी हो गई तो वो कहते कि नहीं नहीं ये तो होती हैं, ये तो पहली तो डिलीवरी हुई है, इसको इतना ऐसा क्यों समझना। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मतलब हमारा वो इंक्रीज़ हुई है हर चीज़ का, तो अवेयरनेस इसका भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए लेडीज़ को कि भाई डिलीवरी तो हुई है, क्या हुआ है, पर उसके बारे में सोचना चाहिए ना कि पहले उसका कैसे रूटीन था, अब वो रूटीन कैसे चेंज हो गया। भाई एकदम से वो पहले 7-8 घंटे सो रही थी, अब वो नींद पूरी नहीं हो रही है, पेन भी थोड़ा सा हो रहा है, फीडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे लिटरली क्या होता है, वो फीड कराना थोड़ा थोड़ा कम कर देती है। फीड भी आना, डिप्रेशन होगा तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो फीड भी आना कम हो जाता है। उसकी वजह से उसको ये हो जाता है कि मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही हूँ। तो बहुत सारे ये मिलके ये ट्रॉमा बना देता है एक तरह से, कि उसको पेन भी हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, वेजाइनल या फिर अगर सिजेरियन हुआ है तो उसमें पेन हो रहा है, ठीक है, खाना प्रॉपर मिल नहीं रहा है, पानी वो पी नहीं रही है, अपनी केयर पे ध्यान नहीं दे रही है, तो ये सारी चीज़ मिलके उसको ट्रॉमा तक ले जाती हैं, इसलिए इसको पोस्टमार्टम ट्रॉमा बोलते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਯੂਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਆਮ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। बेसिकली आजकल तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पता रहता है उनको कहाँ जाना चाहिए। तो अगर वो एजुकेटेड गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और मतलब केमिस्ट शॉप से अपने आप से पिल्स खरीद के नहीं खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका अच्छे से अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करके हम लोग पिल्स देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक प्रॉपर थ्रू चैनल चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विदाउट डायग्नोसिस, बस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उन्होंने पिल खा ली, तो ये नहीं डायग्नोसिस करा कि वेदर द प्रेगनेंसी इज़ इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन, कि मतलब यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी आई है या नहीं आई है, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी बनती है हमारी ट्यूब्स में, ट्यूब से खिसक के वो यूट्रस में जाती है। तो अगर हमने उसी वक्त हमने पिल्स खा ली अर्ली स्टेज पे, तो वो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से एक इमरजेंसी क्रिएट भी हो सकती है, कि पेशेंट एकदम से इमरजेंसी में उसका रप्चर हो जाए, ट्यूब रप्चर हो जाए और कोलैप्स कर जाए, तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन होती है अगर हम विदाउट डायग्नोसिस एम्प्टी पिल लेके खरीद के बाज़ार से वो खा लेते हैं। एक दूसरा ये होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि अगर पेशेंट हमारे टच में होता है तो हम उसको ये साइंस बता देते हैं, सिम्टम्स बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो आपको आना है, ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आना है। लेकिन उसको बताने वाला कोई नहीं है, वो एकदम से ब्लीड करने लगती है, तो हमारे पास जब आती है तो बिल्कुल कोलैप्स करके कि इतना पेल हो जाता है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, इमरजेंसी में उसकी यूट्राइन इवैक्यूएशन करना पड़ता है। तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब अगर पेशेंट्स अपने आप से लेती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और एक ये है कि उससे पहले हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी अनवांटेड होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कॉन्ट्रासेप्शंस नहीं पता रहता। 10th क्लास से स्टार्ट हो गया है, कॉन्ट्रासेप्शन का चैप्टर है, लेकिन शायद पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, टीचर्स तो पढ़ाते हैं पर बच्चों को कितना समझना आता है ये नहीं पता। तो वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ? बेसिकली क्या है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस हो गए, अगर वो मतलब टिपिकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है, अच्छी गुड गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो बात अलग है। लेकिन अगर उसने ऐसे ही पिल्स ले लिया कोई, या किसी
और जगह से उसने डीएनसी करा ली जहाँ स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो ट्यूबल ब्लॉक हो जाएगा। ट्यूबल ब्लॉक होने से क्या होगा? ट्यूबल ब्लॉक होने से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फिर ट्यूब अगर ब्लॉक है तो बेबी होने में आगे जाके दिक्कत आएगी। फिर इन्फेक्शंस होते हैं, सर्वाइकल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेल्विक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਰਥ ਟਰਾਮਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਥ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।